नमस्कार फ्रेंड, आज हम पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है उसका लास्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसमें जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 32, 33, 34 और 35। 32A भी था पर उसको रिपील कर दिया गया था। और इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकल 32 जो कि आपके इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट है उसको डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा आर्टिकल 33, 34 और 35 पर होगा। आर्टिकल 32 जो है दोस्तों, जब 32 जो है इसका जो हेडिंग है वो कहता है कि भाई इसके अंदर रेमेडीज दी गई हैं आपको, जो राइट इस पार्ट 3 के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो उनको इन्फोर्समेंट करने के लिए। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि भाई जितने भी राइट हैं आपके पास, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, अगर वो कोई हनन करता है या वायलेट करता है आपके राइट, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो प्रोविजन है वो आपको आर्टिकल 32 के अंदर मिलेंगे। और इस आर्टिकल का जो क्लोज 1 है वो कहता है कि भाई आप एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर आपका पार्ट 3 के अंडर जो फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं इनका हनन या इनका वायलेशन होता है। तो क्लोज नंबर 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करेगा, वो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट जो है वो इशू कर सकता है ताकि आपका फंडामेंटल राइट जो वायलेट किया गया है उसकी इन्फोर्समेंट करवा सके। और ये रिट जो है वो 5 होगी, जैसे कि रिट ऑफ हैबेस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, कोवरंटो और रिट ऑफ सर्टियोरेरी या इसको सर्शियोरेराई भी कहा जाता है। तो ये जो 5 रिट्स हैं वो कोर्ट इशू कर सकता है। क्लॉज नंबर 3 कहता है कि पार्लियामेंट या जो संसद है वो बिना इस आर्टिकल की क्लॉज 1 और 2 को प्रभावित किए बिना क्लॉज 2 के अंडर जो भी रिट इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वो किसी और कोर्ट को भी दे सकती है। और लास्ट क्लॉज 4 कहता है कि भाई इस आर्टिकल के अंडर जो भी राइट्स आपको दिए गए हैं, यानी 32 के अंडर जो भी राइट आपको दिए गए हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो उसके लिए प्रोविजन जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की ही होगी और किसी लॉ की नहीं होगी। अब एक बात इस आर्टिकल के बारे में और बता दूं दोस्तों कि ये जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताता है कि आपके अधिकारों का, जो आपके मौलिक अधिकारों का जो कि इस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3 में, अगर उनका हनन या वायलेशन होता है तो आपको करना क्या है। क्या करना है? आपको 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट मूव करना है, वहाँ पर पिटीशन डालनी है, और अगर आपका जो भी मैटर है सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा, जितनी भी 5 मैंने बताई। तो याद रखिएगा ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। जैसे कि आप जानते हैं एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। तो प्रोसीजरल लॉ के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है, वही ये आर्टिकल 32 आपको बताता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और एल चंद्रा कुमार के केस में इसको कहा गया था कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो चलिए अब मूव करते हैं इसकी क्लोज नंबर 1 की तरफ, जिसमें कहा गया है वर्ड जो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है जिसको, वो है एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। तो इसमें कहा गया है कि भाई जो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फॉर्मेट है या कोई फॉर्म है। वो कहते हैं कि भाई इस तरह की प्रोसीडिंग जो है, जब तक उसका मोटिव जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, दबे कुचले गरीब लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो वो किसी भी तरह से कोई भी प्रोसीडिंग हो सकती है जो कि जस्टिसेबल होनी चाहिए, पर उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई लीगल टेक्निकलिटी जो है वो नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर मुझे कोई लेटर भी आप लिख देते हैं ना कोर्ट को, तो उसको भी हम पिटीशन मान सकते हैं। और MC मेहता के केस में कोर्ट फर्दर एक स्टेप और आगे चला गया और कोर्ट ने कहा कि भाई जो लेटर लिखना है उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है, ना तो ये जरूरी है कि वो कोर्ट या किसी जज को एड्रेस किया गया हो। सिंपल लेटर भी अगर वो लगता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर अराइज हो रही है तो उसको पिटीशन कंसीडर किया जा सकता है। मोहनलाल शर्मा और प्रतुल कुमार के केस में ये कहा गया कि भाई टेलीग्राम्स और पोस्ट कार्ड को भी एंटरटेन किया जा सकता है एज ए पिटीशन। सफाई मजदूर संघ के केस में तो कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि अगर कोई पिटीशन वेग है कुछ हद तक तो उसको भी हम एंटरटेन कर सकते हैं। क्लॉज 1 के अंडर ये पिटीशनर का राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करे, और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि अगर केस रीजनेबल है तो वो इस तरह की कोई डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट्स को इशू करे। बट पार्टी या पिटीशनर ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे ये रेमेडी चाहिए और इस तरह से दीजिए, ये वो कोर्ट को डायरेक्ट नहीं कर सकता। चिरंजीत लाल चौधरी के केस में कोर्ट ने कहा था कि भाई किसी भी पिटीशनर की एप्लीकेशन
या पिटीशन को इसलिए नहीं दरकिनार कर देना चाहिए कि भाई इसमें जो है वो प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर जो रिट्स है उसकी डिमांड सही ढंग से नहीं की गई है। प्रेमचंद गर्ग का एक केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रूल्स को, जो कि किसी तरह की फीस की रिक्वायरमेंट करता था कि भाई आपने पिटीशन फाइल करनी है तो आपको फीस देनी पड़ेगी, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। नाउ चलते हैं दोस्तों क्लॉज नंबर 2 पर, जिसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे रिट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो रिट जो है वो एक ऑर्डर होती है कोर्ट का, जो कि वो उसे कहता है कि कुछ करिए या कुछ ना करिए। और वर्ड पिटीशन जो है उसका मतलब होता है एप्लीकेशन, कि कोई भी आदमी एप्लीकेशन दे रहा है और उस एप्लीकेशन के बेस पर ही कोर्ट रिट इशू करता है अगर कोर्ट को लगता है कि ये अप्रोप्रिएट कारण है ऐसा करने का। ये क्लैरिफिकेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि जनरली हम वर्ड सुनते हैं रिट, पिटीशन, तो उन दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग है, हालांकि कॉमनली वो ऐसा बोला जाता है। जहाँ तक बात है इन रिट के एग्जिस्टेंस की, जो ओरिजिनेशन की, तो वो अगेन इंग्लैंड से है। ये किंग जो होता था इंग्लैंड का, उसके पास ये प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था उनको, वो होती थी। और उसकी जो ब्यूरोक्रेसी होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए वो इन रिट्स का उपयोग करते थे। और जैसे कि इस क्लोज के अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भाई रिट्स तो इशू कर ही सकता है, उसके साथ साथ ही डायरेक्शन या किसी तरह का कोई और ऑर्डर हो तो वो भी जारी कर सकता है। अगेन एमसी मेहता केस में ये कहा गया था कि भाई इस क्लोज के अंदर जो पावर है ना वो सिर्फ इंजेक्टिव पावर नहीं है, वो रेमेडियल भी है। यानी कि कोर्ट सिर्फ यही नहीं कह सकता कि भाई आप ये करिए ये ना करिए, वो रेमेडी भी प्रोवाइड करवा सकता है, यानी कि रिलीफ भी किसी तरह का दे सकता है। और इसी तरीके को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्क्रीन पे आप केसेस देख रहे हैं इनमें कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया था। लेबरर सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था, जिसमें कि जो लेबरर थे उनके जो राइट थे उनका एनफोर्समेंट करवाया था सुप्रीम कोर्ट ने। PUDR का केस था जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट लेबरर जो थे उनको मिनिमम वेजेस जो थे उनकी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। लक्ष्मीकांत पांडे के केस में, जो कि सीरीज थी केसेस की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन सेट की थी उन लोगों के लिए जो फॉरेनर थे और इंडियन जो बच्चे थे उनको अडॉप्ट करते थे। गुलाम अब्बास के केस में कोर्ट ने जो जजमेंट होती है कोर्ट्स की, उनके इन्फोर्समेंट में आने वाली रुकावटों को दूर किया। बनवासी सेवा आश्रम केस और रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्रा का केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इकोलॉजिकल बैलेंस की बात की। ग्रामीण सेवा संस्था में सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्राइबल्स के रीसेटलमेंट के लिए पॉलिसी या उनके लिए गाइडलाइन दी जो कि डैम बनने की वजह से निकाले गए थे किसी एरिया से। बंधुआ मुक्ति मोर्चे की जो सीरीज ऑफ केसेस आपकी स्क्रीन पे है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्डेड लेबर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, उनका रिलीज यानी कि उनको छोड़ा जाए और उनका रिहेबिलिटेशन यानी पुनः उनको स्थापित किया जाए। अगेन इन एमसी मेहता के केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी को जो पोल्यूशन फ्री करने के लिए गाइडलाइंस दी, हालांकि वो नहीं हो सका या उतना नहीं हो सका वो बात अलग है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्टेप जरूर लिया। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि ऑल इंडिया लेवल पर जुडिशरी का हो, वो यूनिफॉर्म हो और उसमें जो अलग अलग तरीके से स्टेट इसको कंडक्ट ना करें, उसकी भी सिफारिश की। अगेन एमसी मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसको स्कूल्स जो है उनकी स्टडी का एक पार्ट बनाया जाए और पब्लिक और प्राइवेट मीडिया जो है उसमें भी इसका प्रसार किया जाए। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स में सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए यूपीएससी में एक प्रोविज़न करने की बात की गई कि भाई जो ब्रेल लिपि होती है, जो नहीं देख सकते हैं लोग, उनके लिए एक ये लिपि होती है या एक तरह से स्क्रिप्ट होती है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो भी अपीयर हो सकें। और साथ में यह भी कहा गया कि उनको भी प्रेफरेंस दिया जाए और उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन रखी जाए। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम जो था उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्किंग वुमेन होती थी उनके लिए गाइडलाइंस दी ताकि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो हो सके। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था वुमेन का वर्किंग प्लेसेस में उसके लिए गाइडलाइन दी। और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को चैम्बर प्रोवाइड करवाने के लिए भी जो थी गाइडलाइंस या डायरेक्शन दी थी। आशीष प्रताप सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटों का बंटवारा है उसके लिए गाइडलाइन दी। अरविंदर सिंह बग्गा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चाहे पिटीशन हैबियस कॉर्पस की है बट इसमें भी मैं कंपनसेशन जो है अवार्ड कर सकता हूँ, और ये तब भी हो सकता है जबकि जिस आदमी को डिटेन किया गया हो उसको छोड़ दिया गया हो, पर फिर भी वो कंपनसेशन के लिए कोई क्वेश्चन हो तो उसको एंटरटेन कर सकता है और कंपनसेशन भी दिला सकता है। डीसी बाधवा, विनीत नारायण,
सुरेश चंद्रा, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि भाई किसी का पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है, पर जो इनमें इशू उठाए गए हैं वो पब्लिक कंसर्न के हैं, यानी कि पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे भी मैटर को मैं एंटरटेन कर सकता हूँ। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं किसी सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट से बंधा नहीं हूं जब मैं पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 एंटरटेन करूंगा, और मैं फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नए तरीके भी इन्वेंट कर सकता हूं, और मुझे ऐसा करने से इवन मेरे बनाए हुए रूल्स भी, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स होते हैं, वो भी नहीं रोक सकते। कॉमन कॉज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो पावर है ना 32 के अंडर मुझे, वो प्लेनरी है, यानी कि कंप्लीट पावर है, और सुप्रीम कोर्ट को अगर अपने ही किसी डिसीजन को भी करेक्ट करना पड़े तो वो कर सकता है ऐसा। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट के लिए ही है। साहिबजादा सैयद मोहम्मद का एक केस है जिसमें कहा गया कि भाई किसी पर्सन का उसके पर्सनल लॉ के अंडर अगर ये राइट है कि वो अपने बच्चे का गार्डियन अपॉइंट हो सकता है, तो उसको आर्टिकल 32 के अंडर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक केस था जिसमें कि ये तय किया गया कि भाई कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंडर किसी भी एम्प्लॉय का पे स्केल जो है उसको फिक्स नहीं करेगा, और साथ ही इसमें कहा गया कि भाई जो कोर्ट है वो लेजिस्लेचर या डेलीगेटेड अथॉरिटी, जिसको कि लेजिस्लेचर अपनी पावर दे देती है कानून बनाने की, उसको ये निर्देश नहीं दे सकता कि भाई आप ये लॉ बनाइए। हिंदी हितरक्षक समिति के केस में अगेन कोर्ट ने कहा कि ये गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकता कि भाई आप इस पॉलिसी पे डिसीजन लीजिए और इस पे ना लीजिए। रमाकांत पांडे का केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू वोट या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन लड़ना जो है वो भी इस आर्टिकल के अंडर नहीं आता है। SK वर्मा के केस में कोर्ट ने कहा कि भाई ये किसी हाई कोर्ट को या किसी जज को ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि भाई आप फला केस को जो कि आपने अपने पास रखा हुआ है काफ़ी लंबे समय से, इसको सुना दीजिए या इसकी जजमेंट दे दीजिए। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये निर्देश दे सकता है कि वो किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन करे, और ये कोर्ट जो है तब भी कर सकता है अगर किसी स्टेट की परमिशन को दरकिनार भी कर दिया जाए। जनरली जो स्टेट है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम CBI की इंक्वायरी कर रहे हैं, पर कोर्ट ने भी इसको बाईपास कर दिया लोगों को। नेक्स्ट दोस्तों कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 226 या 32, या तो आप अपने फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए 226 के अंडर चले जाइए या 32 के अंडर चले जाइए। कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन कहने का मतलब यहाँ ये है कि दोनों में से एक में जा सकते हैं आप, और जैसे ही आपने एक में अप्रोच कर लिया तो आपको ये माना जाएगा कि दूसरे की जो रेमेडी है वो आपके लिए ब्लॉक होगी। रमेश थापर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 32, ये इसको एंटरटेन करना चाहिए क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, और ये तब भी करना चाहिए जबकि जो पर्सन है वो हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं करके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। बट लेटर ऑन दोस्तों PN कुमार के केस में कोर्ट ने कहा कि भाई पहले आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें, और वही एक सही रास्ता होगा, क्योंकि अगर सीधा डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे 32 के अंडर तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बर्डन हो जाएगा, और इसलिए हाई कोर्ट जो है रेमेडी तो कंकरेंट ही है, आप हाई कोर्ट अप्रोच करिए, वो नज़दीक भी है, और इससे जो हम पर बर्डन पड़ेगा वो भी रिड्यूस होगा। नो दोस्तों रूल ऑफ रेस जुडिकाटा और आर्टिकल 32, तो रेस जुडिकाटा यहाँ भी अप्लाई होता है। रेस जुडिकाटा क्या होता है ये आप जानते हैं कि कोई डिसीजन एक कोर्ट जब दे देता है तो वो उन पार्टी पर बाइंड होता है, और वो पार्टी दोबारा से उस कोर्ट में उस डिसीजन को या उस इश्यूज़ को एजिटेट नहीं कर सकती, यानी कि सेम क्वेश्चन सेम पार्टी सेम फोरम में नहीं रेज किया जा सकता, और ये जो दोनों पर लागू होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप हाई कोर्ट जाते हैं 226 के अंडर, तो फिर आप 32 के अंडर नहीं आ सकते क्योंकि उसमें कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, और अगर आप 32 चले जाते हैं तो फिर आप हाई कोर्ट के पास 226 में नहीं आ सकते। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपका केस जो है वो लैशेस, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस है उसकी वजह से, और साथ में ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुआ है, तो फिर उसको एंटरटेन किया जा सकता है। लैशेस या आप जानते हैं डिले हो जाता है, जब आप देरी कर देते हैं और आपके पास रीजनेबल कारण है तो आपको एंटरटेन किया जा सकता है, और साथ में आपका जो ऑन मेरिट, जब बड़ी ऑब्वियस सी बात है फिर वो ऑन मेरिट डिसाइड नहीं होगा। ऑन मेरिट यानी कि जो भी इश्यूज़ हैं उन पर ना फोकस करते हुए आपका डिसमिसल जो है किसी और ग्राउंड पे हुआ है केस का। दूसरा है डिसमिसल इन लिमिने विदाउट स्पीकिंग ऑर्डर, यानी कि शुरुआती दौर में ही आपका जो केस है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें किसी तरह का स्पीकिंग ऑर्डर या रीज़न नहीं दिया गया कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया है, तो भी आपका केस जो है एंटरटेन किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पर फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अगेन फ्रेंड द रिट ऑफ हैबेस कार्पस जो है वो जो है रेस जुडिकाटा का एक्सेप्शन है, यानी कि रेस जुडिकाटा रिट ऑफ हैबेस कार्पस पर अप्लाई नहीं होता है।
गुलाम सरवर के केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर हाई कोर्ट जो है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को रिफ्यूज़ कर देता है देने से, तो जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। सुनील दत्त के केस में ये डिसाइड हुआ था कि भाई रिपीटेड पिटिशन भी डाली जा सकती हैं, यानी बार बार पिटिशन भी डाली जा सकती है हैबियस कॉर्पस के केस में। और एक सिचुएशन और है जहाँ पर कि आपकी 226 हाई कोर्ट से रिफ्यूज़ होगी, उसके बाद आपने 136 में अप्लाई किया, जो कि आप जानते हैं आपकी स्क्रीन पे है कि 136 क्या है, और वो भी आपकी रिजेक्ट होगी। फिर दोबारा से आप 32 के अंडर नहीं जा सकते, क्योंकि 136 जो आप सुप्रीम कोर्ट में ही डालेंगे और 32 में फिर आप उसी फॉर्म में जाएंगे। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है कि अगर सर्कमस्टांसेस कोई चेंज हुए हों, कोई नई तब्दीली हो केस में, तो फिर 32 के अंडर जो है उसको एंटरटेन किया जा सकता है 226 और 136 के मूव करने के बाद भी। और ये डिसाइड किया गया था टी.पी. मोइनुद्दीन कोया के केस में। नो दोस्तों, है आगे आर्टिकल 32 एंड लैशेज, यानी कि जो आप डिले करते हैं पिटिशन फाइल करने में, उसका क्या प्रभाव पड़ता है 32 पर। तो इसमें केस है हमारे पास एक तिलोक चंद मोतीचंद का, जिसको कि हम थोड़ा स्टडी करते हैं, जिसमें कि सेल टैक्स ऑफिसर जो है वो पिटिशनर से 26 लाख समथिंग जो अमाउंट है वो ऑर्डर करता है रिकवर करने की। पिटिशनर इस ऑर्डर को चैलेंज कर देता है हाई कोर्ट में, और उसकी पिटिशन जो है वो 1958 में डिसमिस कर दी जाती है। वो अगेन जो डिवीज़न बेंच होता है हाई कोर्ट में, उसमें अपील करता है, बट अगेन उसको डिसमिस कर दिया जाता है, और ये किया जाता है 1959 में। और इसके बाद पिटिशनर जो है वो अमाउंट जो थी ड्यू उसको पे कर देता है। लेटर ऑन 1967 में वही सेक्शन जिसके अंडर पिटिशनर से चार्ज किया गया था अमाउंट, उसको चैलेंज किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन कर देता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये 19(1)(f) जो आर्टिकल है उसका वायलेशन है। और इस केस में जो ग्राउंड लिए जाते हैं वो पिटिशनर जो था उसने नहीं लिए होते हैं 1957 में। लेटर ऑन इन 1968 जो पिटिशनर है फिर से एक पिटिशन फाइल करता है, और वो कहता है कि देखिए जी, ये जो सेक्शन थी जिसके अंडर मुझसे चार्ज किया था वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगी, इसलिए जो मेरा पैसा है उसको वापस करिए। और उसकी इस पिटिशन को जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस बात पे अपोज करते हैं कि भाई यहाँ पर तो अनरीजनेबल डिले या लेशेस जो है वो हो चुका है। तो उसमें मेजोरिटी ने कहा कि भाई जो आपकी पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है, और जो लिमिटेशन एक्ट है उसको अप्लाई आप जानते हैं कि नहीं किया जाता है, इसलिए इस पर कोई किसी तरह की समय सीमा तय नहीं की जा सकती। पर पार्टी से ये एक्सपेक्ट है कि वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर अपना जो क्लेम है उसको करें। और दूसरी बात ये थी कि भाई जो पिटिशनर था उसने जब 1957 में केस जब पिटिशन फाइल की थी तो उसने वो ग्राउंड नहीं लिया था जो लेटर ऑन किसी और ने लिया। और साथ ही साथ किसी मैटर या पिटिशन को एंटरटेन करना है कि नहीं करना है वो इस मामले में फिर डिस्क्रिशन हो जाता है कोर्ट का, और कोर्ट जो है अपने जो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए उस पर निर्णय लेता है। और इस केस के बाद ही जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस थी उसको अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनरीजनेबल डिले के लिए पिटिशंस को 32 के अंडर खारिज किया। नो दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव रिलीफ, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप 32 to 26 के अंडर भी जा सकते हैं, और आपके पास एक अल्टरनेटिव रिलीफ यानी कि और भी तरीका है जिससे आप रिलीफ ले सकते हैं, तो उस पर कहा गया कि भाई देखिए, अगर आपके पास और तरीका भी है तो आप उसको भी अप्लाई कर लीजिए, और अगर वो नहीं होता है तो आप 32 या 226 के अंडर भी मूव कर सकते हैं। पर जनरली जो है कोर्ट यही इंसिस्ट करता है कि भाई अगर आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है तो आप उसको ले लें, उसके पास जाएं, क्योंकि वो आपके नज़दीक होगी और ईजी होगी बनस्पत इसके कि आप 226 या 32 के अंडर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव करें। नेक्स्ट है दोस्तों लोकस स्टैंडी, यानी कि कोई एक्शन लेना या किसी डिसीजन को चैलेंज करने का जो एक राइट होता है उसके बारे में बात की गई है। तो परसेप्शन तो यही है जनरल कि भाई जिसका राइट वायलेट होता है वही अप्रोच करे। पर 32 के अंडर वो भी आदमी, पब्लिक स्पिरिटेड आदमी कर सकते हैं जो कि अपने नज़दीक देखते हैं कि भाई किसी बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक का राइट वायलेट हो रहा है, तो वो भी जाके ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं आर्टिकल 32 के अंडर। और जैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो एक कह लीजिए एक दौर आया, तो उसमें जो लोकस स्टैंडी था उसको बहुत हद तक रिलैक्स कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, जो कि SP गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग थी उससे जाहिर हो जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अगेन बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही, जिसमें कि कहा गया कि भाई जब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों का अगर उनका जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट हो रहा हो, और ऐसा व्यक्ति या समूह जो है वो इनकैपेबल है, किसी भी वजह से, इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है या फिजिकल रीज़न हो सकता है, सोशल रीज़न, वो नहीं आ सकता है, तो ये किया जा सकता है कि उसके बिहाफ पर कोई और जो है वो अप्रोच करे कोर्ट को। बट अगेन बंधुआ मुक्ति मोर्चा और MC मेहता के केस में कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, हमने इसको रिलैक्स कर दिया है, रूल को, लोकस स्टैंडी को बहुत रिलैक्स किया है 32 के मामले में। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठ के PIL फाइल करना शुरू कर दे या 32 के अंडर मूव करना शुरू कर दे। गुरुवायूर देवाश्रम मैनेजिंग कमेटी का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी कि भाई इनको ध्यान रखा जाए जब भी आप PIL फाइल करते हैं।
जनता दल और कृष्णा स्वामी के केस में कोर्ट ने कहा कि भाई किसी एडवोकेट का ये काम नहीं है कि वो ये पूछे कि भाई किसी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चली हुई है तो आप बताइए कि उसमें क्या स्टेटस है, या किसी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चली हुई है तो वो पूछे कि भाई इसमें क्या हो रहा है। तो ये उसका जो राइट नहीं है। जॉयदीप मुखर्जी के केस में कोर्ट ने कहा था कि वो मैटर जो कि ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं और फाइनलाइज्ड हो चुके हैं उनको 32 के अंडर आप रेज नहीं कर सकते। शीला बरसे और एसपी आनंद के केस में कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर ना तो अपनी मर्जी से पीआईएल विड्रॉल कर सकता है, ना ही कोई कंडीशन लगा सकता है अपनी अपीयरेंस के रिगार्डिंग कि भाई मैं ऐसे अपीयर होऊंगा या अब अपीयर होऊंगा या ऐसे, वो चीज़ें भी नहीं कर सकता है। अशोक कुमार पांडे और टीपी मोइनुद्दीन कोया के केस में कोर्ट ने कहा कि जो भी पिटीशन लेकर कोर्ट में आता है वो क्लीन हैंड आए, क्लीन हार्ट, क्लीन ऑब्जेक्टिव और क्लीन माइंड के साथ आए। और कुछ केसेस में जो कि आपकी स्क्रीन पे है, मीनिंगलेस पिटीशन डालने के लिए कोर्ट ने जो कॉस्ट थी लिटिगेशन की वो भी रिकवर की थी। नो नेक्स्ट दोस्तों, रिट अगेंस्ट द कोर्ट। क्या कोर्ट के खिलाफ रिट इशू की जा सकती है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोर्ट की जजमेंट में कोई डिफेक्ट होता है तो आपको अपील में जाना पड़ेगा। और ये कहा गया कि जुडिशियल ऑर्डर जो हैं वो अपने आप में किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट मानी जाती है। नाउ दोस्तों, क्लोज नंबर 3 है जो आर्टिकल 32 की, जिसमें कि ये कहा गया है कि इस आर्टिकल की क्लोज 1 और 2 के अंदर जो पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं उसको इफेक्ट ना करते हुए पार्लियामेंट या संसद जो है क्लोज 2 के अंडर इस आर्टिकल की जो पावर्स हैं वो किसी और कोर्ट को भी दे सकती है। और क्लोज नंबर 4 में जो इस आर्टिकल के सस्पेंशन की बात की गई है, जिसमें कहा गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हो सकता है, तो इसमें जो आर्टिकल 359 है उसके अंडर इनको सस्पेंड किया जाता है, जबकि इमरजेंसी डिक्लेयर होते हैं 352 के अंडर, जिसमें कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड रहते थे। पर इसमें भी 1978 में 44th अमेंडमेंट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई और आर्टिकल 20 और 21 को इस सस्पेंशन से बाहर रखा गया कि भाई इन 2 आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते।